दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं क्लाइमेट और क्लाइमेट ऑफ बिहार। ठीक है। उसमें से हम लोग पहला टॉपिक जो है ब्रीफ अबाउट देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। दूसरा जो टॉपिक होगा क्लाइमेट ऑफ बिहार, वो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है। तो क्लाइमेट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। तो एक हम लोगों ने पहले भी डिफिनेशन देखा था, बात समझा था कि कुछ हम लोगों ने टीआरएच करके ऐसा कुछ पढ़ा था। टी बोलने का मतलब हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर होता है। हम लोगों ने आर बोले तो रेनफॉल देखा था। और साथ ही साथ एच बोलने का मतलब यहाँ पर था ह्यूमिडिटी। ठीक ना। और भी फैक्टर होता है, लेकिन मुख्यतः रूप से हम तीन फैक्टर से थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं। क्या होता है कि टीआरएच का जो डेटा होता है, ठीक ना। तो टीआरएच का डेटा अगर 1 मंथ का हो आपके पास, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये जो है, ये जो बात चल रही है, ये वेदर की बात चल रही है। 1 मंथ कहो या फिर 1 वीक का भी बात करो, तो वो किसकी बात चल रही है? वेदर की बात चल रही है। यही जब डेटा अपने पास टू से टू से 3 से 4 मंथ का आता है, रहता है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि भाई एक सीजन की बात चल रही है। किस चीज की बात चल रही है? कि सीजन की बात चल रही है। मतलब एवरेज डेटा का वैल्यू लेते हैं, जैसे कि टीआरएच का एवरेज डेटा क्या रहा है 1 महीने के अंदर। और यही टीआरएच का डेटा लेकर हम 3 महीने का डेटा या 4 महीने का डेटा लेकर एनालिसिस करते हैं कि रेनफॉल का क्या घट घटा है, क्या बढ़ा है, किस तरीके से रेनफॉल हुआ है, क्या टेम्परेचर रहा है, क्या उसके दिन और रात के दौरान क्या ह्यूमिडिटी रहा है। उस तरीके से एनालिसिस करके 3 से 4 महीने का जो डेटा होता है, तो हम लोग सीजन का नाम दे देते हैं। यही जब डेटा किसी पार्टिकुलर ड्यूरेशन, मतलब कहने का मतलब है कि 25 से लेकर 30 ईयर का जब डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, और उस पर हम इस तरीके से एनालिसिस करना शुरू कर दें कि 30 साल के बाद क्या टेम्परेचर में चेंजिंग आया है, 30 साल के बाद क्या रेनफॉल के पैटर्न में परिवर्तन आया है, क्या ह्यूमिडिटी के लेवल पर क्या परिवर्तन आया है, वेजिटेशन के लेवल में क्या परिवर्तन हो रहा है। तब हम बोलेंगे कि हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो ये होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? एक जो कि टीआरएच का डेटा होता है। टीआरएच का डेटा कितने साल का? लगभग 30 साल का डेटा होना चाहिए। 25 से लेकर 30 ईयर का डेटा रहेगा। तो ये होता क्या है, अगर हम लोग डिफिनीशन के तौर पर इसको बोले, तो ये स्टैटिकल समरी होता है। किस चीज का? स्टैटिकल समरी होता है। ठीक ना। समरी हो गया किसका? समरी ऑफ वेदर। जो वेदर है ना, वेदर कंडीशन, उसका स्टैटिकल समरी होता है। बात समझ गया? ये जो प्लेस, जो लॉन्ग पीरियड का डेटा होता है, हम लोगों ने लॉन्ग पीरियड कहने का मतलब बात समझ गए थे कि भाई 25 से लेकर 30 ईयर का हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वेदर का। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो वेदर का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो वेदर का जो क्लासिफिकेशन का जो जरिया है, वो दो बेसिस पर देखा जाता है। एक तो बेसिस देखा जाता है थर्मल। कौन वाला? थर्मल। थर्मल के बेसिस पर देखा जाता है। और दूसरा कोई बेसिस देखा जाता है, तो वो है ह्यूमिडिटी। ये दो बेसिस पर देखा जाता है। थर्मल बेल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात समझे, ठीक ना, और ह्यूमिडिटी बेल्ट के अकॉर्डिंग, तो अगर थर्मल की अगर बात किया जाए, तो भारत को ना टेम्परेचर के बेसिस पर देखा जाता है कि कितने डिग्री पर है। अगर इंडिया का अगर हम लोग मैप बनाए, इंडिया का अगर मैप बना कर देखने की कोशिश करें, तो सॉरी, यहाँ से नीचे जाएगा, बट आई विल ट्राई टू डू इट। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगर हम लोग देखें, ठीक ना, ये जो ये गुजरात का ये वाला इलाका है, यहाँ से लेकर ऐसे कर कर अगर चले, तो इंडिया का 18 डिग्री सेल्सियस ये नीचे वाला इलाका रहता है। यहाँ से लेकर लगभग लगभग माना जाता है कि 18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। और यही अगर टेम्परेचर इस तरीके से हम लोग देखे चले, तो ये जो इलाका है, जो टेम्परेचर का, इसको अलग कलर कर लेते हैं।
हाँ, ये हो जाएगा तो ये 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, ये 10 डिग्री के आसपास यहाँ तक दिखता है। ठीक। और अगर हम लोग देखें थोड़ा सा ये वाला इलाका, तो ये लगभग आपको दिखता है 0 डिग्री सेल्सियस का। कितना? इसके ऊपर, मतलब ये जो इलाका है यहाँ से लेकर ये, हम लोग इसकी जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो टेम्परेचर आपका 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच का दिखेगा। कितना? 10 डिग्री से 18 डिग्री का टेम्परेचर दिखता है ये वाला। और जस्ट इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसी के आसपास में बिहार आ रहा है, तो बिहार का टेम्परेचर 18 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में रहेगा। अब 10 डिग्री से यहाँ तक का बीच में देख रहे हैं ना, ये जो हिमाचल वाला जो रीजन हो गया, इंक्लूडिंग हिमाचल और जम्मू कश्मीर, मतलब पंजाब से नीचे ऊपर वाला, तो ये लगभग माना जाता है कि 0 डिग्री का कंडीशन दिखता है। और ये वाला इलाका जो है आपका 18 से ये 18 वाला हो गया। ठीक है, 18 से नीचे के आसपास इलाका है। ठीक है, इस तरीके से एक और बात हम लोग थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है, हम लोग अगर ग्लोब लेवल पर आके समझें, ग्लोब पर अगर समझने की कोशिश करें, तो अगर मैप में देखा जाए, ये हो जाएगा वर्ल्ड, वर्ल्ड का ये जो लाइन इक्वेटर, और ये जो लाइन है, ठीक ना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हाफ जो मिनट नॉर्थ है, और 66 डिग्री जो हाफ एंड नॉर्थ ही है, ये पोल हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान में रखे होंगे, एक सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा, और ये 66 डिग्री हाफ साउथ, हाफ मिनट, ये 23 डिग्री हाफ मिनट, ये नॉर्थ हो जाएगा, सॉरी साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेटर है। क्लियर होगा? तो एक बात आपको क्लियर पता होगा कि अच्छा, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, इसको हम लोग इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। दूसरा जो ये इलाका है, दूसरा ये वाला इलाका जो है, अरे यार, ये हो जाएगा, तो ये टेम्परेट वाला इलाका है। कौन सा इलाका है? टेम्परेट। और तीसरा का जो ये इलाका है, ठीक है, ये वाला, इस तरीके से, तो ये आपका पोलर जोन है। ठीक है, अगर हम लोग एक एक ऊपर नोमेनक्लेचर करें, तो ये पोलर जोन, ठीक है, ये टेम्परेट जोन, और ये जो इलाका है ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन? ट्रॉपिकल जोन। ये 3 प्रकार का जोन हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियरिटी के साथ काम करेगा। बात रहा कि बिहार, भारत का लोकेशन क्या है, तो भारत का लोकेशन अपना जो इंडिया है, ये लोकेशन इंडिया का इस टाइप का है, इक्वेटर से ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कर अच्छा 66 डिग्री नहीं जाएगा, थोड़ा सा मैप में हम दिखाने का कोशिश जो कर रहे हैं वो हो जाएगा। तो ये इंडिया है, तो इंडिया 66 डिग्री पर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ ये जो है ना 66 डिग्री हाफ मिनट को नहीं काटता है, थोड़ा सा ड्रॉ करने की वजह से हो गया, ये तो छोटा बना के दिखाया जा सकता है। तो आप ये देखोगे ना कि इंडिया का जो लोकेशन है टेम्परेट वाला जोन में है। कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन, आप ये देखोगे, ये जो इलाका है ये वाला, ये इस टाइप का इलाका, और थोड़ा सा ये इलाका देखो। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, तो एक चीज सीखने को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि देखने को ये हम लोगों को देखने को ये सब मिलेगा कि ये जो इलाका था, हम लोग बात किए थे कि ट्रॉपिकल, कौन सा इलाका? ट्रॉपिकल जोन। जस्ट ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये वाला जो ट्रॉपिकल इक्वेटर हो गया ना, इक्वेटर, इक्वेटर से जस्ट ये वाला इलाका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और ये वाला जो इलाका है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल पोलर जोन। कौन सा इलाका है? सब ट्रॉपिकल। ये तो यहाँ तक हो गया, हाँ ये वाला इलाका है, ये वाला, सॉरी फॉर दिस, तो ये हो गया सब ट्रॉपिकल पोलर जोन।
ठीक है ना, ये जो जानना जरूरी है। तब इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो जड़ है वहां से सटा हुआ है, तो जड़ को समझना जरूरी है। कि क्योंकि ये जो इलाका है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 23.5 डिग्री हाफ जो मिनट नॉर्थ है, तो 23.5 डिग्री इसके जस्ट ऊपर में ये जो इलाका है, हम लोग बात कर रहे थे ना, ये वाली, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल है। और यही इलाका जो एकदम पोलर से पो, जस्ट ठीक पोल, और जस्ट इसके पोलर इलाका से ऊपर वाला इलाका, जब यहाँ से वो हो रहा है 66 डिग्री से जस्ट ऊपर वाला, और 66 डिग्री से जस्ट नीचे वाला जो इलाका है, ये होता है सब ट्रॉपिकल पोलर जोन। ये थोड़ा सा समझने की बात है। और ये जो है 23.5 डिग्री जो अ, और हाफ मिनट नॉर्थ है, इसके ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर में, जस्ट इसके नीचे वाला जो इलाका है, ये हो जाता है सब ट्रॉपिकल जोन। तो बात यही समझना है, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है, कौन सा लोकेशन में है, सब ट्रॉपिकल लोकेशन है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी करने के लिए हम थोड़ा सा इसको ये डायग्राम ड्रॉ किए थे। तो आइए हम लोग एक एक करके और बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, थर्मली देखा है कि इंडिया का क्या लोकेशन है। थर्मली हम लोगों ने बिहार का ये भी देख लिया कि 18 से 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, एक थर्मली के हिसाब से देखा जाएगा। अभी तो और भी आगे होगा, थोड़ा सा समझने के लिए। तो जोन 1 ये हो गया, जोन 2 ये हो गया, जोन 3 ये हो गया, जोन 4 हो गया, 4 तरह से। अब आइए ह्यूमिडिटी के आधार पर इंडिया का लोकेशन, ठीक ना। कि ह्यूमिडिटी बेल्ट के हिसाब से अगर देखें, तो बिहार का, सॉरी भारत का, थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि क्या है। अब अगर बात किया जाए ह्यूमिडिटी के लेवल पर, अगर बिहार का, भारत का देखा जाए, तो कितने क्लासिफिकेशन किया गया है उसके हिसाब से देखते हैं। अगर इंडिया ये है, ठीक है, इंडिया की अगर बात किया जाए, नीचे में वो बनाया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, समझना क्या है कि ये जो इलाका है, ठीक ना, कहाँ से आसाम तक, ये इलाका चेंज कर लेते हैं। ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ से एक इलाका, ठीक ना। इसके बाद जो है ये इलाका, ठीक ना, ये इलाका ऐसे होते हुए आपका ये यहाँ तक, तो ये दूसरा इलाका, ये 1 और 2, ठीक। जस्ट उसके बाद ये यहाँ से होते हुए पंजाब का जो फिरोजपुर है, तो फिरोजपुर से होते हुए कहाँ का, फिरोजपुर से होते होते आप यहाँ पर आ जाइए, ये जो इलाका दिख रहा है। इसके बाद ये थोड़ा सा अलग इलाका है, ये जो मलनाड वाला इलाका है, जो गोवा और मलनाड वाला इलाका है, ये अलग इलाका है। और जस्ट एक ये इलाका है, कौन, ये इलाका। तो एक ये हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, ये सॉरी ये तीन हो गया, ये चार हो गया, और ये जो इलाका है ये पांच हो जाएगा। एक और अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के तौर पर इधर कर लेते हैं, तो ये भी पांच हो जाता है। तो ये पांच, ये पांच, और ये जो मलनाड वाला इलाका हम लोग बोल रहे थे, गोवा का कोंकण वाला इलाका, और मलनाड वाला इलाका, ये तीन। तो ये इस तरीके से ह्यूमिडिटी बेल्ट के हिसाब से देखें, तो ये पांच कैटेगराइजेशन में हुआ है। नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र का जो इलाका है। एक और बात है, जो अंडमान निकोबार है, ये भी आता है कौन सा, जोन 1 में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है। लक्षद्वीप भी आपका उसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो ह्यूमिडिटी बेल्ट के हिसाब से देखें, तो भारत का वर्टिकल, ये हाँ, एक और बात याद रखें कि ये वर्टिकल क्लासिफिकेशन है, ह्यूमिडिटी के बेसिस पर देखते हैं, तो वर्टिकल क्लासिफिकेशन है। और हम लोग जो टेम्परेचर बेल्ट के हिसाब से देख रहे थे, तो ये हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन है। अब इस बेसिस पर ना, अब क्या किया, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे ना, इसको दोनों का मर्ज कर दिए। और दोनों का मर्ज करने के बाद ना, आप अलग अलग क्लासिफिकेशन किए। अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या किए, अब इसको समझिए।
यहाँ से हम लोगों ने देखना शुरू किया। अब पीछे में जो था, ये इस तरीके से एक दूसरा पेन ये ले लेते हैं। ये इस तरीके से हम लोगों को पता है ये एक रीजन है जो कि 18 डिग्री के आसपास। दूसरा जो अपने पास एक टेम्परेचर का जो पैरामीटर चलता है, आई थिंक ये वाला है, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से, जो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और थर्ड वाला जो अपना जो टेम्परेचर का जो पैरामीटर हम लोगों ने देखा था, वो था 0 डिग्री। कौन था? 0 डिग्री। आई थिंक ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, और एक ये कैटेगरी 4, यही था 4 क्लासिफिकेशन। अब इसके हिसाब से नोमेनक्लेचर पड़ गया। क्या नोमेनक्लेचर पड़ा? आप आप एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बात समझा था यहाँ तक, तो इस तरीके से भारत का क्या कर दिया गया, अलग अलग लाइन के हिसाब से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इंडिया का जो ह्यूमिड और थर्मल थर्मल और ह्यूमिडिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। और उस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, जैसे कि बोला गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। ठीक है ना? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट की अगर बात करें, ये कहाँ दिख रहा है? आप एक बात याद रखो, ये जो रीजन है 0 से ट्रॉपिकल का कंडीशन, ये जो 18 डिग्री जो रीजन होता है लगभग, ये ट्रॉपिकल का एवरेज होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल भी होगा, रेन भी होगा, ह्यूमिडिटी होगा तो रेन होगा, और उधर फॉरेस्ट भी होगा। तो ये जो रीजन है, ये जो इलाका है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट का आइलैंड हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, साथ ही साथ ये जो इलाका हम लोग बात कर रहे थे, वेस्ट महाराष्ट्र वाला, ठीक ना, या वेस्टर्न कोस्ट कह सकते हैं, तो ये जो इलाका है इस टाइप का हो जाता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस तरीके से, जैसे कि ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्लाइमेट हो गया, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट हो गया, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट हो गया, सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड क्लाइमेट, ऐसे करके क्लासिफिकेशन कर दिया गया भारत के क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो है कि थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए एक वर्टिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मस्ट है, थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बात चलेगा, रेनफॉल का वेरिएशन समझने में हेल्प करेगा। अगर रेनफॉल का वेरिएशन समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको पहले डिलीट करते हैं, अपने पास वर्टिकल दो चार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक, सॉरी, ये हो क्या, दूसरा अपने पास ये एक लाइन हो गया, ठीक है ना। और अगर और हम लोग लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा के लिए एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दो, तीन, और ये चार लाइन ड्रॉ कर लिए। और इस तरीके से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन के वही क्लासिफिकेशन है। अगर हम लोग मान के चलते हैं, तो कर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया इक्वेटर। क्या हो गया? इक्वेटर। ये अपना 18 डिग्री सेल्सियस का आसपास का, ये 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है, ठीक ना। सॉरी, इसको इसको ड्रॉ करो, ठीक ना, ज्यादा वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक ना। और इसके बाद ये 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक ना। और ये इसको हटा लेते हैं, ठीक। अब थोड़ा समझने की बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक। आइए, तो सीखने को क्या मिलने वाला है कि ये जो है ना, ये जो इलाका है, इसको हम लोग ईस्टर्न मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न मार्जिन। जो भी कंटिनेंट हो या लोकेशन हो, ठीक ना, ये ईस्टर्न मार्जिन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न मार्जिन।
ये ध्यान रखने वाली बात है। ये वेस्टर्न मार्जिन और ये ईस्टर्न मार्जिन क्लैरिटी के साथ समझना है। आइए, ठीक है। तो इक्वेटर ये हो गया, सॉरी। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि जो ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन से एक प्रकार का विंड चलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड विंड समझना है। क्योंकि जो विंड जिस डायरेक्शन से चलती है वो अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉइस्चर लेकर आएगी। तो मेरे भाई जब मॉइस्चर लेकर आएगी तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई जब मॉइस्चर लेकर आ रही है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होगा, रेन होगा। जहाँ रेन होगा तो वहां पर क्या होगा, रेन फॉरेस्ट होगा। ये हो गया एक बात। और रेन के जस्ट बाद क्या आता है, तो रेन के जस्ट बाद क्या आता है, डेसिडियस टाइप का ट्री आता है। पत्तेझड़ टाइप का जो ट्री है उसको डेसिडियस ट्री कहते हैं। मतलब एक होता क्या है, ये अच्छा खासा क्वालिटी का ट्री होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये पत्तेझड़ टाइप का ट्री आ जाएगा। कौन सा, पत्तेझड़ टाइप का ट्री आ जाएगा जिसको हम लोग डेसिडियस ट्री बोलते हैं। मतलब हर सीजन में अपना पौधा क्या करता है, पेड़ गिराने, पत्तियां गिराने लगता है। दूसरा जो रीजन आता है वो आता है ग्रासलैंड। कैसा रीजन आएगा, ग्रासलैंड। और ये ग्रासलैंड जो दिखता है, इस ग्रासलैंड को हम लोग सवाना टाइप का ग्रासलैंड बोलते हैं। कौन सा टाइप का, सवाना टाइप का। क्लियर हो रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना, कि जिस तरीके से इधर जाने पर क्या हो रहा है, वर्षा का जो रेन का जो इंटेंसिटी है, रेनफॉल, वो डिक्रीज करते जा रहा है। क्योंकि विंड जाने के साथ साथ कंटिनेंट पर जब विंड जाता है तो इधर की ओर क्या होने लगता है, विंड का स्पीड घटने लगता है। तो स्पीड ऑफ जो विंड है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इसके डिक्रीज करने की वजह से रेनफॉल का इंटेंसिटी भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये जो रीजन की हम लोग बात कर रहे थे, 0 से 18 डिग्री का बीच के बाद, मतलब इक्वेटर से लेकर ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन के हिसाब से देखे थे। तो ये तो पता हो गया कि ये जो रीजन क्या था, कौन सा रीजन था अपना, ये कौन सा रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन। कौन रीजन, ट्रॉपिकल। ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन। मेरे भाई बस यहाँ पर थोड़ा सा और पेशेंस की बात है। अब यही जब चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इधर से ही ट्रेड विंड आ रहा है, ट्रेड विंड आ रहा है, ठीक ना। तो जब ट्रेड विंड आएगा तो ये जो इलाका सेम कंडीशन वही शो करेगा जो ये करे, तो ये रेन फॉरेस्ट होगा, यहाँ भी रेन फॉरेस्ट होगा। फिर कुछ देर के जो जब दूरी पर जाओगे तो आपको यहाँ पर जो डेसिडियस टाइप का ट्री मिलेगा। किस टाइप का, डेसिडियस टाइप का ट्री मिलेगा। ठीक, थोड़ा सा और जो चीजें देखने को मिलेगा, एक होगा स्टेपी टाइप का ग्रास मिलने लगेगा, तो ये ग्रास मिलने लगेगा। अब एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, वो मेरे भाई दिखेगा तुम्हें, डेजर्ट टाइप का फीचर। आप ध्यान से देखो, इंडिया के मैप में भी ये चीज विजुअलाइज करोगे तो आपको दिखने लगेगा। देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, अच्छा खासा बारिश होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो इलाका है, और वो इलाका में देखो, ये आपको डेसिडियस ट्री देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और आगे जाओ, पंजाब वाला हरियाणा इलाका वाला में ये हो जाएगा। और ठीक यही वाला चीज अब जो गुजरात वाला का इलाका का देख रहे हो, तो ये एकदम विजुअलाइज हो रहा है। आप इधर की ओर जब जा रहे हो तो रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या होते जा रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज करते जा रहा है। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इस रीजन को हम लोगों ने, इसको ट्रॉपिकल, ये वाला जो इलाका है, यहाँ से ये वाला इलाका और यहाँ से ये वाला का, ये जो इस तरीके से अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इसको हम लोग क्या बोले थे, सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोले थे, सब ट्रॉपिकल रीजन। इसी को हम लोगों ने बोला था सब ट्रॉपिकल रीजन। अब मेरे भाई एक और बात समझो, ये जो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, ये जो इलाका है ऊपर से जस्ट यहाँ वाला और ये वाला इलाका, क्योंकि ये पोलर वाला, पोलर ऊपर से पोलर जस्ट ट्रॉपिकल टेम्परेट से जब ऊपर वाला, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसको हम लोगों ने सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, सब पोलर ट्रॉपिकल रीजन। क्योंकि दोनों है ना, पोलर भी है सब ट्रॉपिकल है, तो इसलिए इसका नाम वो पड़ गया है। अब देखो मेरे भाई एक और बात, थोड़ी सी इसका डायग्राम अगर हम लोग इस तरीके से दिखाने का कोशिश करें, अब यहाँ देखो हो क्या रहा है। अब देख रहे हो ना भाई कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है।
किस चीज का? ह्यूमिडिटी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या होगा कि विंड का स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो अब इस इलाके में होता क्या है कि इधर से विंड आता है, ये वाला इलाका में, और इस इलाका को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्ली। क्या बोलते हैं? वेस्टर्ली बोलते हैं। और ये वेस्टर्ली जो होता है इस इलाका में अब क्या करेगा? बारिश कराने के काम करेगा। बात समझ में आया? तब वेस्टर्ली वाला इलाका में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? जीरो से ये वाला इलाका जो है इसमें हम लोगों को इधर की ओर अब देखने को मिलेगा रेनफॉल। क्या देखने को मिलेगा? रेन, इधर रेन फॉरेस्ट टाइप का फीचर देखना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से उल्टा हो जाता है ये रिवर्स, तो इधर हम लोगों को डेसिडियस टाइप का ट्री देखने को मिलेगी, और ये जो इलाका है फिर स्टेपी टाइप का फीचर शो करने लगेगा, और ये जो अपना है डेजर्टी टाइप का नेचर शो होने लगेगा। अब उसके बाद का जो जस्ट ऊपर 0 डिग्री जब ये दिखाने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टाइगा बोलेंगे, टाइगा। और उसके बाद जो होता है टुंड्रा इलाका होता है जो कि हमेशा परमानेंट फ्रीजन रहता है, फ्रोजन रहते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया है कि वर्ल्ड लेवल पर ये क्या क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर शोन होता है, क्या इसका फीचर होता है। तो अब हम लोगों को अब एनालाइज करना है अपने बिहार की स्थिति को, साथ ही साथ भारत की स्थिति को कि क्या रीजन होता है, कैसे होता है। चलो, ये तो हम लोगों ने, आप इस मैप का डिसीजन जब लेना हो, मतलब इसका एनालिसिस करना हो, तो आप किसी कंट्री के ऊपर इसको रख लेना जिसे बड़ा कंट्री हो, और साथ ही साथ जो कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक ना, उस पर ये चीजों को रखकर डायग्राम को, चार्ट को रख कर देखने की कोशिश करोगे तो एनालाइज कर पाओगे कि वहाँ के क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा और क्या होता है। तो हम लोग अपना जो ओरिजिनल एक टॉपिक है, एक और बात है कि थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि किस किस बात पर फैक्ट क्लाइमेट जो होता है निर्भर करता है। तो फैक्टर क्या होता है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फैक्टर होगा जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि अपने पास क्या क्या फैक्टर है। तो मेरे भाई, क्या क्या फैक्टर के तौर पर अगर हम लोग देखें तो देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्या है फैक्टर? तो पहला जो फैक्टर है, देखो मेरे भाई, लोकेशन। अभी ये जो डायग्राम हम लोगों ने देखा है, आप अगर इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो आप देखो, अगर यहाँ पर रहोगे तो किस टाइप का कोलेशन फैक्टर दिखे, क्लाइमेट दिखेगा। इस रीजन में रहोगे तो आपका अलग टाइप का क्लाइमेट दिखेगा, यहाँ रहोगे तो अलग। तो कहने का मतलब क्या है? लोकेशन है एक फैक्टर जो कि बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज में? क्लाइमेट को डिसीजन लेने में। दूसरा चीज है वो है डिस्टेंस फ्रॉम सी। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सी। सी से भी अगर दूरी पर है तो उसका क्या होगा? वहां का क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा एनालाइज करके देख लो कि अगर हम लोग बात कर ले कि कोलकाता, ठीक ना, कोलकाता का क्लाइमेट देख लो और दिल्ली का क्लाइमेट देख लो, दोनों से तुलना करोगे तो आपको पता चल जाएगा। या यही कोल यहाँ पर मुंबई के क्लाइमेट देख लो और वही चीज वह आप दिल्ली के साथ तुलना कर लो, तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि क्या बातें चल रही है और क्या होती है। तीसरी अगर बात कर ले तो फिजियोग्राफिक फीचर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फिजियोग्राफिक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजियोग्राफिक कहने का मतलब क्या है मेरे भाई कि वो क्या है, इलाका कैसा है, वो प्लेन इलाका है या फिर वो माउंटेनियस इलाका है या फिर वो हिली इलाका है। अब इस बात पर भी निर्भर करता है वहाँ के क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर पर। तो आप थर्ड पॉइंट पर भी इसको याद करके रखना है। चौथा नंबर पर अगर बात करें तो मानसून का विंड, समझ रहे हो ना, मानसून विंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। हम लोग मानसून क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 3 से 4 महीने का डेटा रहता है, ठीक ना, सीजन वाली बात हो रही है। तो देखो बाबू, ये ये जो मानसून विंड है, अभी हम लोगों ने बोला था ना कि ट्रेड विंड, याद है? ट्रेड विंड में भी ईस्टर्ली होता है, वेस्टर्ली होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ईस्टर्ली है कि वेस्टर्ली है, ऐसे करके क्या कर रहा है, ये ट्रेड विंड भी हमें मानसून को डिसाइड करने में रोल प्ले, क्लाइमेट को डिसाइड करने में रोल प्ले करता है। एक होता है अपर एयर सर्कुलेशन। क्या मेरे भाई? अपर
एयर सर्कुलेशन, ठीक ना, जिसको हम लोग जेट बोलते हैं। ये जेट भी रोल प्ले करता है क्लाइमेट को डिसाइड करने में। छठा नंबर पर अगर बात करोगे तो वो है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, सॉरी वेस्टर्न, हाँ वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जो कि ये भी रोल प्ले करता है क्या करने में, क्लाइमेट को डिसाइड करने में। या और एक और इसी में अगर बात कर ले तो एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी रोल प्ले करता है क्या करने में, फैक्टर डिसाइड करने में। साइक्लोन दो प्रकार का होता है, एक ट्रॉपिकल होता है, एक टेम्परेट होगा। जो टेम्परेट रीजन में आता है उसको टेम्परेट बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो इस तरीके से ये अपने पास फैक्टर जो होता है किस चीज के लिए, क्लाइमेट को अफेक्ट करने में। ये जो क्लाइमेट के अफेक्ट करने में लगभग 6 फैक्टर होते हैं जो कि हमको दिखता है। अब अपना जो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या फैक्टर है और किस तरीके से है। अब जो अपना मूल जो टॉपिक है वो है बिहार की क्लाइमेट। और बिहार की क्लाइमेट है तो हम भाई बिहार के क्लाइमेट पे चले आते हैं। बिहार की क्लाइमेट क्या है और किस तरीके से है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि भैया किस तरीके से बिहार का क्लाइमेट है और क्या रीजन है। आ जाओ मेरे भाई। अब जो है थोड़ा सा, अगर हम लोग कुछ बात अगर हम लोग बात कर लें बिहार की कि आप क्लाइमेट ऑफ बिहार की बात करना चाह रहे थे तो अगर क्लाइमेट ऑफ बिहार की हेडिंग डालें, क्लाइमेट ऑफ बिहार, तो यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट ऑफ बिहार में हो क्या रहा है, ठीक ना। तो क्लाइमेट ऑफ बिहार कहने का मतलब है कि क्लाइमेट जो बिहार का है उसको 4 भाग में बांटा जाता है, 4 रीजन में बांटा जाता है, ठीक ना। आप देखोगे बिहार में दिखता है क्लाइमेट का जो 4 चीज है। यही क्लाइमेट का विभाजन करने के मतलब हम मानसून की बात करेंगे, सीजन की बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे, सीजन की बात करेंगे। तो कोल्ड वेदर सीजन, ठीक ना, कोल्ड वेदर सीजन जो कि अभी का जो टाइमिंग है वही टाइम है कोल्ड वेदर सीजन। और दूसरा जो आपको दिखने को मिलता है वो है हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन। वो जो जून और जुलाई वाला जो कंडीशन दिखता है, मतलब मार्च से मई का इलाका जो है। उसके बाद एक होता है साउथ वेस्ट मानसून वाला इलाका, जो टाइमिंग होता है साउथ वेस्ट मानसून का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो भी एक मतलब बरसाती वाला इलाका टाइमिंग बोलते हैं। एक होता है रिट्रीटिंग मानसून, जब क्या होता है कि गर्मी का जाना ठंडा का आने वाला जो कंडीशन होता है वो वाला इलाका हो जाता है। तो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। तो ऐसे करके ये जो बिहार में आपको 4 चीजें दिखेगा। अब थोड़ी सी ये तो रहा बिहार का थोड़ा सा। अब एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या मेरे भाई। अब देखो कोल्ड वेदर सीजन, अगर हम लोग बात करें कोल्ड वेदर सीजन बिहार का, ठीक ना, तो क्या है सीजन, ठीक ना, सीजन, ठीक। तो कोल्ड वेदर सीजन का स्पेशलिटी क्या है कि ये जो दिसंबर से अर्ली दिसंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है। कब तक, अर्ली दिसंबर से मतलब अभी दिसंबर के अगर अर्ली दिसंबर कहने का मतलब स्टार्टिंग जो दिसंबर हो रहा है और फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा, फरवरी तक। तो अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है आइए दिसंबर तक, तो ये कोल्ड वेदर कंडीशन है, ये जो टाइमिंग पीरियड है। और इस सीजन में होता क्या है ना, मुख्यतः रूप से क्या देखने को मिलेगा, मुख्यतः रूप से हम लोग को फॉग देखने को मिलता है। क्या दिखेगा, फॉग दिखेगा। और इस टाइमिंग पीरियड में क्या होता है कि कोल्ड वेव चलता है, जैसे बहुत ठंडी हवाएं चलती है, ठीक ना। और उसी तरीके से एक कभी कभार होता है कहा ना कि एक बहुत बड़ा इशू वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस किसे कहते हैं कि ये जो है ना एबीसी रीजन, एबीसी कहने का मतलब एबीसी और एबीसी एम भी रख लो, तो अटलांटिक, ठीक ना,
बाल्टिक, कैस्पियन और मेडिटेरियन सी से जो मॉइस्चर लडेन जब क्या होता है, वहां से हवाएं आती है और क्या करती है, इंडिया के रीजन में जो नॉर्थ गंगेटिक प्लेन है, ठीक ना, गंगेटिक प्लेन में क्या करता है, अगर बारिश कराता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ठंडा में आकर और ठंडा बढ़ा देता है, मतलब कि थोड़ा जो रबी क्रॉप होता है उसके लिए बेनिफिशियल होता है। और उससे थोड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लिख लो यहाँ की रेनफॉल भी हो जाता है, तो ठंडा में भी रेनफॉल हो जाता है। एक और बात है थोड़ी सी, और अगर हम लोग बात करें, हम लोग मैंने बता भी दिया कि जब रेनफॉल होगा ठंडा वाला, तो ये जो इसलिए जो रबी क्रॉप होता है ठंडा में जो गेहूं वगैरह बोआ जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये क्या हो जाता है, वो बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। अगर हम लोग बात करें, हाँ, एक जो कोल्ड वेदर कंडीशन में, तो जनवरी का जो मंथ होता है मेरे भाई, जनवरी का मंथ जो होता है सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। बात समझ में आ गया, ये कोल्डेस्ट वाला मंथ है। और जो टेम्परेचर की अगर बात करें, तो थोड़ा सा समझने की बात है कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर बिहार में कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो बिहार में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर गया वाला इलाका में रिकॉर्ड किया जाता है। और ये कितना तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ये टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ दिखेगा, गया में। बात समझ में आ रहा है, ये गया में सबसे ज्यादा क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि एक और गया का लोकेशन भी देख लो। गया का लोकेशन क्या है कि अगर हम लोग देख ले कि, एक और बात है, यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरे भाई गया है, देख रहे हो ना, गया है। इधर क्या है भाई, सीएनपी, क्या है, सीएनपी। इधर देख रहे हो ना, अरावली, सॉरी अरावली कर रहे हैं, विंध्या, क्या है, विंध्या। तो ये वाला जो इलाका है विंध्या। इधर देख कर रहे हो, इधर देख रहे हो खड़गपुर की हिल, ठीक ना, खड़गपुर की हिल, ये वाला इलाका खाली है। तो अब देख रहे हो ना, ये पूरे तरीके से ये जो इलाका है, इधर से भी माउंटेन, इधर से भी माउंटेन, इधर माउंटेन माउंटेन, ये बीच में इलाका पड़ जाता है। तो अब इसलिए इस इलाका का जो जियोग्राफिकली जो हो जाता है, एक बेसिन टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है लोएस्ट चला जाता है। और लोएस्ट टेम्परेचर कितना चला जाता है मेरे भाई, 4 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ एक और चीज देखोगे कि ये जो इलाका है रेन शेडो जोन में पड़ रहा है। किस इलाका टाइम में पड़ रहा है, रेन शेडो जोन में भी पड़ रहा है। और यहाँ पर कोई प्रकार का, किसी प्रकार का ना हीट की जनरेशन होगा, ना ही किसी प्रकार का एक्सटर्नल कोई विंड वगैरह का मूवमेंट होगा। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट होता है। और वहां पर टेम्परेचर भी, हाँ, एक और बात बता दें, जब रेन शेडो जोन हो गया इस तरीके से हिली रीजन होने की वजह से, तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर भी इसी का होता है, गया का ही होता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर भी किसका होता है, गया का होता है। कितना, लगभग 40 डिग्री प्लस पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस में पहुंच जाता है। तो ये रहा बिहार का किसका, हॉट कोल्ड वेदर सीजन। अब दूसरा, अगर बिहार का एक और कंडीशन देख ले, तो जो हॉट वेदर सीजन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हॉट वेदर सीजन नाम से पता चल रहा होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग उसी गर्मी वाला मौसम की बात कर रहे हैं, गर्मी वाला मौसम की बात कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होता है, देखो मेरे भाई, ये हो कैसे रहा है, हम लोगों का थोड़ा सा, अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा इक्वेटर साहब, ठीक है ना, इक्वेटर का जस्ट ऊपर में 23.5 डिग्री और हाफ मिनट जो है नॉर्थ, ये लाइन ऑफ कैंसर। और जस्ट उसके नीचे में 23.5 डिग्री हाफ मिनट, ये जो साउथ है, देख मेरे भाई, ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉन है। अच्छा, 23.5 डिग्री क्यों लेते हैं हम, 25.5 डिग्री क्यों नहीं लेते हैं, हम 26 डिग्री क्यों नहीं लेते, हम 19 डिग्री क्यों नहीं लेते, हम 23.5 डिग्री क्यों लेते हैं। हाँ, ये इसलिए लेते हैं कि देख मेरे भाई, जो सन है ना, सन का मूवमेंट मैक्सिमम 23.5 डिग्री तक जाता है ऊपर में। नॉर्थ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट दूरी तय करेगा सन, तो कितना दूरी तक जाएगा, 23.5 डिग्री के ये लेटीट्यूड तक जाएगा। और वही कंडीशन 23.5 डिग्री साउथ तक नॉर्थ सन जो होता है साउथ में मूव करता है। साउथ में अब 24 डिग्री तक नहीं आता है, नॉर्थ में 24 डिग्री तक ले ऊपर नहीं जाता है। इसीलिए 23.5 डिग्री और हाफ मिनट नॉर्थ लेते हैं, और इसीलिए 23.5 डिग्री हाफ मिनट साउथ लेते हैं। ये क्लियर हो गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा है लाइन ऑफ, देखो इसका नाम पड़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर यानी कि कर्क रेखा, क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। आप एक होता है इधर इसको मकर रेखा, क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा हिंदी में। आप देखो बाबू ये होता है, आप ही को अब हम लोग पढ़े 14 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 तारीख को क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो सन होता है ना 14 तारीख को 23.5 डिग्री और हाफ मिनट साउथ पर यहाँ रहता है। और इसी से अब होता है क्या है कि सन का जो डायरेक्शन होता है अब नॉर्थवार्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो होता है क्या है कि जो मकर रेखा के जो अब एक्सट्रीम लेवल पर क्या हो रहा है, ठंडा बढ़ रहा है। अब वहां से सन का रिटर्निंग होना शुरू हो गया नॉर्थ की ओर। इसलिए हम लोग खुशी के दौरान अब क्या करना शुरू कर देते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं कि अब हमारे लिए अच्छा दिन आने वाला है। तो ये होता है मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन, जब 23.5 डिग्री हाफ मिनट साउथ पर जब सन का लोकेशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ तक तो हम लोग ये समझ रहे थे कि हॉट वेदर कंडीशन, हॉट वेदर कंडीशन कब आएगा, तो सन का जो शिफ्टिंग हो रहा है नॉर्थ की ओर, तो सन का शिफ्टिंग हॉट वेदर सीजन की अगर बात कर रहे थे तो इसमें सन का शिफ्टिंग हो रहा है। सन किधर शिफ्ट कर रहा है, तो सन शिफ्ट कर रहा है भाई नॉर्थ वार्ड की ओर, नॉर्थ वार्ड की ओर शिफ्ट कर रहा है। ठीक ना, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, धीरे 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 राइज करता है नॉर्थ, ओह माय गॉड, टेम्परेचर। इसलिए देखने को क्या मिलेगा, इसलिए जो टेम्परेचर मेरे भाई होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करते करते हम लोगों को जो देखने को मिलता है किस महीने में, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा अप्रैल टू मई वाला के जो टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत खतरनाक लेवल का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और जो हाईएस्ट टेम्परेचर रजिस्टर्ड होता है उस समय, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है, खासकर अगर बिहार के अंदर अगर देखा जाए, खासकर मई वाला जो मंथ है, तो मई में जो हॉटेस्ट मंथ होता है, और हॉटेस्ट मंथ कितना तक ले पहुंच जाता है, लगभग 40 डिग्री प्लस में पहुंच जाता है टेम्परेचर। 40 डिग्री समझ सकते हो, बहुत बड़ा लेवल का टेम्परेचर होता है। ठीक है ना। और हाईएस्ट टेम्परेचर हम लोगों ने बात भी कर लिया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा रीजन का होता है, तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बिहार में सबसे ज्यादा अगर होता है किसी का, तो वो गया का होता है। किसका होगा, गया वाला इलाका का होता है। क्यों गया का इलाका का होता है, क्योंकि गया का जो लोकेशन है एक बेसिन टाइप का, पहाड़ी बेसिन टाइप का कह सकते हो, क्योंकि ट्रोपोग्राफिकल इधर धारा कैमूर वाला थी, इधर विंध्या का कैमूर का पहाड़ी, नीचे छोटा नागपुर का प्लेटू है, इधर अगर ईस्ट में देखें तो खड़गपुर का हिल है, बीच में क्या हो जाता है मैदानी टाइप का इलाका। तो स्वाभाविक है कि गया का जो टेम्परेचर होगा हाईएस्ट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अभी लेटेस्ट अपडेट में क्या दिख रहा है कि गया और पटना जो इलाका है, इस सब मुजफ्फरपुर इलाका में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, अब वो जो इलाका है और डिफॉरेस्टेशन, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। अब एक और बात अगर हम लोग बात करें, जो कि हॉट वेदर समर के टाइम में बिहार के अंतर्गत, ठीक ना, बिहार कहो या फिर वेस्ट बंगाल कहो या असम कहो या यूपी कहो, उसमें एक एक प्रकार का बहुत खतरनाक हवा चलती है, गर्म हवा। ठीक ना, और उस गर्म हवा को क्या बोलते हैं हम लोग, उस गर्म हवा को बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं, लू। ये बहुत खतरनाक होता है ये लू। ठीक ना, हाईली पैनिक कंडीशन क्रिएट करता है इस सब इलाका में। ठीक ना, अगर इसकी स्पीड अगर देखा जाए तो उस समय ना कम से कम 8 से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बहता है। मतलब एक अलग ही ड्रास्टिक कंडीशन होता है। और इसलिए ना उस समय बिहार में क्या होता है कि एक प्रकार का वो क्या बोलते हैं, डिजास्टर। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक प्रकार का डिजास्टर हो जाता है, घोषित कर देते, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मी की वजह से, लू की वजह से लोग मरना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है अपना हॉट वेदर सीजन का बारे में बिहार का। अब हम लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून है बिहार के अंदर। तो तीसरी का बात समझना था, साउथ वेस्ट मानसून, मेरे भाई ध्यान से। ठीक ना, ये मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोला जा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाई, ये अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा नॉर्थ,
ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। नाम से क्या हम लोगों को देखना है, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून कहने का मतलब क्या है कि ये इस टाइम के दौरान होगा क्या कि कोई हवाएं होगा जो साउथ वेस्ट मानसून से हवाएं आएगी और क्या करेगी, बरसात कराएगी। तो अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, देखो मेरे भाई, जो इंडिया का अगर मैप देखा जाए, ठीक ना, तो ये मैप हो गया। तो इंडिया में ये इस तरीके से, ये जो है कंडीशन इस टाइप का, और ये जो अरबियन सी से होता है, अरबियन सी से हवा जाता है और बे ऑफ बंगाल से हवा जाता है, क्योंकि ये जब हवाएं जा रही है साउथ वेस्ट मानसून वाली, साउथ वेस्ट जो हवाएं जाती है, तो ये दो भाग में बाइफरकेट हो जाती है। एक तो अरबियन वाला जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, अरबियन ऐसे करके बहेगा, और ये यही एक हो जाता है जो बे ऑफ बंगाल से होकर जाता है। ठीक है, तो ये दो भाग में टूटेगा। अब देखो साउथ वेस्ट जो मानसून है, थोड़ा सा इसको यहीं पर यहाँ से समझो, ये क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, सॉरी ये इंडियन ओशन, क्या है, इंडियन ओशन, इसको समझना जरूरी है, इंडियन ओशन। तो मेरे भाई देखो, जो इंडियन ओशन जो है, थोड़ी सी समझ लो, इस दौरान में होता क्या है ना कि ये इंडियन ओशन के अंतर्गत जो बे ऑफ बंगाल वाला जो विंड है, ये करता क्या है कि उस समय जून वाला मंथ में रेन लाना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गया, जून वाला में, और जून जून से सितंबर तक ये जो कंडीशन होता है, रेनफॉल होता है जून से सितंबर तक। अच्छा, इसी को हम लोग बरसात भी बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना, बिहार में बरसात बोला जाता है कि जो कि 3 महीने का जो मंथ है, ये बरसात वाली हो जाता है। ठीक, जून से स्टार्ट होता है। जून में कब तारीख, कितने तारीख के बिहार में मानसून का अराइवल होता है, तो बिहार में मानसून का अराइवल 15 जून से स्टार्ट हो जाता है। कब तारीख से, 15 जून से, 15 जून से। ये डेट भी पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान में रखना भाई, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, 15 जून से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक ना, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दो की वजह से हो कर साउथ वेस्ट जो विंड होता है उसमें इशू हो जाता है, मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लेट में आता है। तो ये भी रीजन है। साथ ही साथ वहां पर जो क्या बोलते हैं, अल नीनो और लाल नीनो का इम्पेक्ट भी इस पर पड़ता है, जिससे हमारा जो रीजन है वहां पर टाइमली बरसात नहीं आ पाता है, मतलब रेनफॉल नहीं हो पाता है। अब देखो, यही रीजन था। अब हम लोग बात करें, ये जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक ना, बे ऑफ बंगाल का जो विंड वाला जो ये लेके जा रहा है, तब होता क्या है, ये आप अगर इधर देखोगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा इसका मैप बनाया जाए, अगर मैप बनाने की कोशिश किया जाए, ठीक है, मैप के थ्रू अगर एनालिसिस करेंगे तो दिमाग में बड़े देर तक रहता है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, यहाँ तक खाली समझने के लिए, ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझने की कोशिश। अब बे ऑफ बंगाल के साइड से जा रहा है, ठीक ना, ये इस तरीके से जाएगा, होगा क्या, ये ऊपर से, ये आपको पता है मेघालय वाला प्लेटू है, और इधर ये जो पूरे तरीके से हिमालय वाला है, अब इधर जाएगा हिमालय वाला प्लेटू, अब इसे टकराता है तो जो हवाएं होता है इस तरीके से बाइफरकेट होता है, एक इधर की ओर हवाएं जाती है और एक इधर की ओर हवाएं जाती है। तो जिस तरीके से हवाएं का दिख रहा है ना, हमने बोला था पीछे भी कि जिस तरीके से हवा का स्पीड बढ़ते जाता है घटते जाता है, उसके तरीके से रेनफॉल का इंटेंसिटी भी बढ़ता है घटता जाता है। तो अब धीरे धीरे होता है क्या है, रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ते घटते जाएगा। अगर हम ईस्ट से अगर वेस्ट की ओर जा रहे हैं,
तो रेनफॉल का इंटेंसिटी क्या होते जाता है, बिहार वाला लोकेशन में, उत्तर प्रदेश वाला लोकेशन में घटते जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इधर की ओर घटते जाएगा। एक और बात, यही जब चीजें अगर ये हवाएं जब ये नेपाल की ओर जाता है, टकराता है, तो नेपाल वाला इलाका में खूब जम के बारिश होता है, और उसके बारिश की वजह से होता नेपाल में बारिश है, बाढ़ बिहार में आता है और यूपी में आता है। तो हम लोग बड़ी परेशान रहते हैं कि चल बरसात हो रहा है कहाँ पर भाई, बरसात हो रहा है नेपाल में, अब बाढ़ आ रहा है बिहार में। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न मचाता है। कोसी हो गया, गंगा हो गया, और भी जो गंडक, बागमती, ये सब जो नदी है, महानंदा वगैरह, उनकी पानी एकदम पूरे तरीके से हलचल मचा देता है। तो ये आपका रेनफॉल का इंटेंसिटी आप देख रहे हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि सबसे ज्यादा अगर ये देखने की कोशिश करें तो बिहार में, अगर फिर मैप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ओ माय गॉड, ये ऐसे और इस तरीके से, ठीक है ना। तो बिहार का देखो भाई, ये जो इलाका है ये किशनगंज वाला इलाका है। कौन है, किशनगंज। तो देखो अब हम लोगों ने समझा क्या कि हवा जो मानसून विंड होता है इधर से एंट्री कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, नॉर्मल सी बात है कि जहां से एंट्री करेगी वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। तो एंट्री किधर से कर रही है, यहाँ से देखो। तो एंट्री सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, किशनगंज में। तो हाईएस्ट अगर बारिश सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, तो हाईएस्ट बारिश आपका कहाँ होगा भाई, किशनगंज में। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश। बात रहा सबसे लोएस्ट बारिश किधर होगा, तो यही जब आते आते होता है क्या है कि ये तो खाली इलाका है, मैदानी इलाका है, तो ये तो चला जाएगा इधर से भी। अब इधर, अब बात रहा ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, तो हमने बात समझा था कि ये विंध्या रेंज जो है, इधर हम लोगों ने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा था, और इधर वाला खड़गपुर का हिल्स वगैरह देखा था। तो होता क्या है खड़गपुर, तो अभी ये जो इलाका है ना, औरंगाबाद वाला इलाका कहो या फिर जहानाबाद का इलाका कहो, ये सब रेन शेडो जोन में हो जाता है, रेन शेडो जोन में। क्योंकि अगर इधर से बारिश हवा आएगी तो ये पहाड़ में टकराएगा और इधर ही बारिश हो जाएगा, इधर से आएगी तो इसे टकराएगा, इधर ही हो जाएगा। अब ये इलाका में आने का जो बात है, तो पूरे पर ढंग से आप नहीं पाता है। तो अब ये इलाका जो हो जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है। कौन सा इलाका में, औरंगाबाद वाला इलाका में। तो आप क्या देखोगे कि जो औरंगाबाद का इलाका है, कौन सा, औरंगाबाद वाला जो इलाका है, जहानाबाद वाला जो इलाका है, ठीक ना। तो इस इलाका में आप ये देखोगे कि बारिश जो होता है ना, रेनफॉल जो होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए आप कभी कभी ये पढ़ते हो कि सबसे लोएस्ट बारिश कहाँ हुआ, लोएस्ट बारिश कभी कभी कहाँ होता है, औरंगाबाद में भी आ जाता है, और कभी कभी बारिश जो होता है जहानाबाद में भी लोएस्ट हो जाता है। तो आप औरंगाबाद बोलो या जहानाबाद बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर परीक्षा में, पेपर में अगर जा आ जाए सबसे ज्यादा कौन बारिश में हो रहा है जी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो आप औरंगाबाद में अगर लिखा हो तो बाई द वे आप औरंगाबाद को टिक लगा देना, कोई इशू नहीं होगा। ठीक ना। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में, और क्यों होता है वो भी देखा। सबसे कम बारिश वहां पर देखा कि जहानाबाद या औरंगाबाद में क्यों होता है, ये भी समझा। अब हम लोग चौथा जो कंसर्न टॉपिक था एचकी का, कि क्या था, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि साउथ वेस्ट मानसून देखा। अब हम लोगों का जो फोर्थ नंबर टॉपिक है, वो है मेरे भाई रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। रिट्रीटिंग, देखो नाम से सब चीज बड़ी क्लियरिटी होता है। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून क्यों नाम पड़ा है, और क्यों नहीं नाम पड़ा इसका। तो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, देखो होता क्या है ना, कि अभी वही चीज हो कि मेन यहाँ पर सब चीज का जन्मदाता या कर्मदाता जो है वो सन है। क्या है, सन। तो हो क्या रहा था कि जैसे कि हम लोगों ने बात किया, ये वाली बात कर रहे थे, ये अपना इक्वेटर है ना, इक्वेटर। अब देखो मेरे भाई 23.5 डिग्री और हाफ जो मिनट है नॉर्थ का, और ये 23.5 डिग्री हाफ मिनट जो है वो साउथ का। तो अब हो क्या रहा है कि इस स्थिति में जो सन की जो स्थिति होता है ना, यहाँ पर 23.5 डिग्री और हाफ मिनट सबसे हाईएस्ट, और 23.5 डिग्री और हाफ मिनट जो साउथ होगा वहां पर भी होता है। तो अब स्थिति में क्या होता है कि सन का जो मूवमेंट हो रहा है अब साउथवार्ड हो जाता है। और जब साउथवार्ड होगा ना, तो अब होगा क्या, मानसून का अब बिकनिंग शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मानसून का होने लगता है, बीक होने लगता है। और जो हम लोग एक पढ़ते हैं क्या, एक पढ़ते हैं हम लोग
उसको बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अरे यार, शिफ्टिंग ऑफ एलटीसी जेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, कुछ कुछ एक प्रकार का शिफ्ट जोन होता है। सॉरी, नाम नहीं क्लियर आ पा रहा, याद पा रहा, वो तो मेरे माउथ में ही है, बट आई आई नॉट रिकॉल राइट नो। बट वो जो होता है ना, उसके शिफ्टिंग होने लगता है। और उसके शिफ्टिंग होने से क्या होने लगता है, मानसून का भी शिफ्ट होने लगता है। और मानसून के शिफ्ट होने से होता है क्या है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। मतलब मानसून का क्या होने लगा, रिटर्न होने लगा। और जब मानसून रिटर्न होता है, तब उस स्थिति में क्या होता है, एक भारत के अंदर अगर हम लोग देखें, तो कुछ ऐसा स्थिति क्रिएट होगा। क्या स्थिति क्रिएट होगा मेरे भाई, देखो अब थोड़ी सी कुछ इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जियोग्राफी मतलब डायग्राम। अगर डायग्राम नहीं है तो मेरे भाई जियोग्राफी गोल है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली इस टाइप का है और इस तरीके से। ठीक, अब देखो मेरे भाई, अब हो क्या रहा है, सन जा रहा है साउथ की ओर। सन का जो शिफ्टिंग हो, वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो जब शिफ्ट हो रहा है, अब उस स्थिति में क्या हो रहा है, सन जो मानसून है वीक होने लगेगा। अब होने लगता है कि क्या, उसके शिफ्ट होने से जो बारिशात होने लगता है ना, अब कुछ इस टाइप से आने लगता है। अब ये बरसात आके जो ये जो इलाका है, ये इलाका जो देखोगे ये पैरेलल है, ये वाला और ये वाला जो इलाका, ये इसको देखोगे और इसको देखोगे, दोनों एक पैरेलल होता है। डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना, मैप अगर वर्ल्ड मैप देखोगे इंडिया का, तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। तो ये जो तमिलनाडु का जो इलाका है, ठीक ना, तमिलनाडु वाला, और ये तमिलनाडु में उस समय बारिश होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु का ये वाला इलाका में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी, अब तब उसमें बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में देखो कि बिहार में क्या हो रहा है, उस टाइम में जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, तो अक्टूबर का जो टाइमिंग होता है, कौन सा टाइमिंग होता है, अक्टूबर का। और अक्टूबर के टाइमिंग में होगा क्या, कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप देखोगे कि थोड़ा बहुत बरसात होगा, थोड़ा बहुत बरसात होगा साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जा कहाँ रहा, जा रहा रिटर्न हो रहा, तो उस समय बरसात थोड़ा बहुत होगा। और धीरे धीरे इसका शिफ्टिंग वजह होने से होगा क्या, कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो में होने का लो डिप्रेशन डेवलप होने लगता है, और बे ऑफ बंगाल वाला जो होता है बीकन होने लगता है, मतलब कमजोर होने लगेगा। अब उससे होगा क्या, कि कुछ कुछ हम लोगों के क्या दिखने लगेगा, साइक्लोन वाला सिचुएशन क्रिएट होने लगता है। आप अगर ये भी देखोगे कि जो अभी तुरंत कुछ पहले पहले बिहार में देखा होगा, चाहे भारत में देखा होगा, कि बहुत सारे साइक्लोन का अटैक हुआ था, मतलब टच किया था साइक्लोन जाकर। तो ये भी हम लोगों को चीज वहां पर देखने को मिलता है। अब जिस समय होता क्या है कि अब इसी समय में एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। हम लोग का मम्मी बड़ी और पापा बोला करते हैं कि देखो हाथिया जो नक्षत्र आता है उसी टाइम में आता है, हथिया नक्षत्र। और जो हथिया जो नक्षत्र जो कहा जाता है, ठीक ना, तो हथिया नक्षत्र के दौरान होता क्या है, बरसात जो होता है ना, रेनफॉल जो होता है, बहुत हाईएस्ट होता है, बहुत हाईएस्ट होता है उसी रिट्रीटिंग मानसून के दौरान। समझ रहे हो ना, रिट्रीटिंग जब मानसून हो रहा है, तो उस समय बिहार में खूब जम के बारिश होगा। मतलब कहो, मतलब क्या कहा जाए कि मतलब इसका एगो बिहार में कहा ले जाता है कि बहुत खतरनाक, जब हाथियां आती है ना, तो गर्दा उड़ा देती है। तो बिहार में फ्लड लाइक कंडीशन ये ला देती है, कौन, हथिया नक्षत्र के दौरान बहुत बरसात होता है। तो ये रिट्रीटिंग मानसून के दौरान एक चीज देखता है, ये लोकेशन याद रखना कि रीजनल है। ये हथिया नक्षत्र कब देखने को मिलता है, तो रिट्रीटिंग मानसून के दौरान देखने को मिलता है। तो ये जो अपने बिहार का थोड़ा सा हम लोग जो ने क्लाइमेटिक बारे में समझने की कोशिश किया था, थोड़ा सा और हम लोग बिहार का जो क्लाइमेटिक है, उसको देख ही लेते हैं कि और कुछ फीचर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश किया जाए। तो और थोड़ी सी जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है बिहार का जो क्लाइमेट के बारे में, तो थोड़ा सा आओ हम लोग समझ लेते हैं
कि क्या है। तो बिहार का नोट में थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। नोट में क्या मेंशन है, जो रीजन है बिहार का सब ट्रॉपिकल, ठीक ना, सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। एक बात याद रखो, जो बिहार का जो रीजन है ये ट्रॉपिकल के अंतर्गत आता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत आता है। लेकिन होता क्या है ना, ड्यू टू हिमालय का वेसिनिटी में होने की वजह से, ठीक ना, उसका जो रीजन बन जाता है सब ट्रॉपिकल टाइप का बन जाता है। और बिहार इसलिए ना बिहार का जो सब ट्रॉपिकल अगर हम लोग देखें तो उसका जो इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट। और इसलिए उसको जो है ना बड़ा वाला सी, छोटा डब्ल्यू और ए, इस तरीके से इसको शो किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा याद रखना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि इसका सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड ट्रॉपिकल है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसा, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसको थोड़ा सा दिखाओ आप उस तरीके से। मतलब ये क्लासिफिकेशन रहा है जो कोपेन ने, सॉरी, ये जो कोपेन का है, कोपेन के द्वारा दिया गया है, इस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन किया गया। थोड़ा सा एक और बात अगर हम लोग देख ले, जो थॉर्नवेट है, ठीक ना, तो थॉर्नवेट ने जो, अगर बात कर ले बिहार का क्लासिफिकेशन के बारे में, तो बिहार का जो क्लासिफिकेशन जो थॉर्नवेट के हिसाब से क्या किया गया है कि मोस्ट ऑफ बिहार उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन CAW के द्वारा, छोटा वाला डब्ल्यू है और बड़ा वाला ए है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा दिखाया जाता है। और जो साउथ बिहार का जो कुछ नदरन नैरो पैचेज जो होता है तो इसको CBW से दिखाता है। किससे दिखाता है? CBW के द्वारा दिखाता है। उसी तरीके से जो तिवारथा है, तिवारथा, तो तिवारथा जो बिहार को दिखाता है, जो नॉर्थ बिहार को दिखाना चाहता है तो उसको CAW के द्वारा दिखाया जाता है। वही साउथ बिहार को दिखाना चाहता है बड़ा वाला A और W के माध्यम से दिखाना चाहता है। तो आप थोड़ा सा ऐसे करके इसको याद करके रखना, क्योंकि बड़ी यूज होता है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ तक बिहार का जो क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर है उसको देखा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बिहार के एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत